How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was... जियोपॉलिटिक्स में आज वो सबसे अहम ट्रेंडिंग कर रहा है, चर्चा का विषय है अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला। डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का विषय है जो अभी नवंबर 2026 में वहां पे मिड टर्म पोल होने वाले हैं। यदि उसमें रिपब्लिकन पार्टी का परफॉर्मेंस पुअर रहा तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से नवंबर 26 के बाद में कमजोर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, द रियल स्टोरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका ध्यान पूरे विश्व की तरफ गया है और जियोपॉलिटिक्स में आज वो सबसे अहम ट्रेंडिंग कर रहा है, चर्चा का विषय है अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला। और उसके बाद वहां के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो, उनको अमेरिका उठा के ले गया और एक तरह से कहा जा रहा है कि किडनैपिंग कर ली। लेकिन इस पूरे जो मुद्दे है उसके पीछे की सही वजह क्या है? क्या अमेरिका वहां पे ये कह रहा था कि डेमोक्रेसी फेल हो गई है? क्या ड्रग कार्टेल का एक बहुत बड़ा कारण है, या पेट्रो डॉलर सबसे बड़ा रीजन है? इन तीनों बातों पर हम चर्चा करेंगे और ये भी कहेंगे, ये भी जानेंगे कि किस तरह से दूसरे देश जो है उनको अमेरिका ने एक तरह से धमकी दी है, ये कहकर कि अब तुम्हारा नंबर है। तो क्या ये एस्केलेट होगा? इन सब मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में रिटायर्ड आईएएस श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव जी हैं, जो कि इस विषय पर गहन रुचि रखते हैं। इस पे इनकी कमांड भी है और वे पिछले कई हमारे एपिसोड्स में हमारे साथ इस मुद्दे पर, जियोपॉलिटिक्स पर खास तौर से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। एक तो सर, अपन ने हमेशा चर्चा की है कि चाइना, अमेरिका और रूस, इनका जो जिस तरह से इकोनॉमी को लेकर, आर्थिक रूप से लेकर, टैक्स को लेकर और फिर उसके बाद वॉर को लेकर, मतलब आर्सेनल को लेकर जो रस्साकशी चल रही है, उसमें कितने छोटे मोटे देश पिसते हैं, कितने छोटे मोटे देश आते हैं। लेकिन अब जो अमेरिका ने किया है, मतलब एक तरह से खुले खुले दबंगई कि वेनेजुएला में जाके निकोलस मादुरो को उठा लो और ये बता दो कि वहां पे ड्रग सप्लायर थे, या जो भी दूसरे मुद्दे उन्होंने कहा है। इसके पीछे आप क्या, किस नजर से देखते हैं? क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स में एक नया उदाहरण पेश कर रहा है। राजन जी, आपने बड़े गंभीर और चिंताजनक विषय उठाया है। मैं इस सब में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का ढोंग खत्म कर दिया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। पिछले 80 साल से जो अमेरिका यही सब कर रहा था, मुखौटा लगा के, लेकिन ढोंग करके वो करता था। हाँ। और वो कभी डेमोक्रेसी की, कभी ह्यूमन राइट्स की, कभी ऐसे छोटे जो गरीब लोगों की बातें करते हुए वो कंट्रीज में इंटरफेयर करता था, सरकारें पलटता था, सरकारों में लोगों को, देशों को परेशान करता था जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप में पेशेंस नहीं है और उसके पास में समय कम है। 1 साल निकल चुका है, 8 साल के टेन्योर में सब 3 साल बाकी है, और क्लियर कट रूप से कहें तो 2.5 साल बाकी है। और उससे भी ज्यादा जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का विषय है जो अभी नवंबर 2026 में वहां पे मिड टर्म पोल होने वाले हैं। यदि उसमें रिपब्लिकन पार्टी का परफॉर्मेंस पुअर रहा तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम से नवंबर 26 के बाद में कमजोर हो जाएगा। और एप्स्टीन फाइल आई नहीं है, ठीक है, तो उसके पास में अब समय बहुत कम है। इस बीच में उससे जो उसने कमिटमेंट किए हुए थे इलेक्शन मैनिफेस्टो में, जो वहां के थिंक टैंक को किए हुए थे कि मैं परफॉर्म करूंगा, तो वो दिखाना है। प्लस उसको अपने फैमिली मेंबर्स का बिजनेस भी इंटरनेशनल लेवल पर सेटल करना है। तो उसमें एजेंडा में डोनाल्ड ट्रंप लगा हुआ है। लेकिन मैं जो अभी वेनेजुएला में हुआ है, यह पहली बार नहीं हुआ है। और अमेरिका 45 के बाद से ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही नंबर ऑफ कंट्रीज में यह करता रहा है जी। उसका एक टेम्पलेट है कंट्रीज में इंटरफियर करने का। जहां कहीं भी उसको ऐसा लगता है कि उसके बिजनेस इंटरेस्ट को हर्ट हो रहे हैं,
या जहां कहीं उसको लगता है कि उसका कोई राइवलरी क्रिएट हो रही है, कोई राइवल कंट्री पावरफुल हो रही है, चाहे वो इंग्लैंड ही क्यों ना हो, यूरोप ही क्यों ना हो, तो वो उन कंट्रीज को वीक करने में लग जाता है। उसको ऐसा लगता है कि हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ये है कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड रहे जी, और कोई देश में आगे कोई दूसरा देश आगे ना बढ़ पाए जी। और उसका इंटरफेयर करने का एक टेम्पलेट है। पहले वो उन कंट्रीज में जो वहां के सत्तारूढ़ पक्ष से असंतुष्ट लोग रहते हैं उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, उनको मोटिवेट करता है, उन देशों में एक गलत खबरें चलवाता है, अफवाहें फैलवाता है, फिर इकोनॉमिक सैंक्शन करता है, फिर वहां पे मिलिट्री पावर आसपास दिखाता है, और फिर सीआईए के मदद से वहां पर एक आंदोलन चलवाता है, जैसा श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, और भारत में भी कोशिश की जा रही है इस तरीके का। और अमेरिका, साउथ अमेरिका के नंबर ऑफ कंट्रीज में उसने इसी तरीके से सत्ताएं पलटी हैं जी। और फाइनली जब इन सब चीजों से मामला नहीं कंट्रोल में आता तो उसने वो मिलिट्रीली अटैक भी करता है, जैसा उसने इराक में किया, जैसा उसने अफगानिस्तान में किया, लीबिया में किया, जैसे लीबिया में किया, अभी उसने नाइजीरिया में किया, अफ्रीका, इस तरीके का उसका उदाहरण पूरा पिछले 80 साल में भरे पड़े हैं। तो वेनेजुएला कोई अकेला उदाहरण नहीं है, और इस पूरे एक्ट के पीछे अकेला डोनाल्ड ट्रंप नहीं। यदि वेनेजुएला का हम देखें, जो स्थिति यहाँ पे आके निर्मित हुई है, ये से डोनाल्ड ट्रंप के समय से नहीं हुई है। इसके पहले से ही वहां पर, चाहे वो बराक ओबामा की सरकार रही, प्रेसिडेंटशिप रही हो, चाहे बिल क्लिंटन हो या अभी बाइडेन था, जो बाइडेन था, तो पहले तो सर उन्होंने ये बात मंजूर भी कर ली थी कि शायद वेनेजुएला जो ऑयल है वो डॉलर में बेचेगा, ऐसी बात चल रही थी कि अमेरिका, बिल क्लिंटन के टाइम तो बहुत सारी चीजें प्रेशर हुआ भी था, लेकिन उसके बाद वो तैयार नहीं हुआ, तो शायद ये लोग फिर तो ये उसका वहां की कंटिन्यूटी है जी। दूसरे देशों में इंटरफेयर करना, दूसरे देशों की सरकारें पलटना, जो देश उसके साथ में, जिन देशों के साथ में अमेरिका कंफर्टेबल नहीं है उन देशों में को दंडित करना का उसके सोच के अनुसार जी। ये वो सोचता है कि मेरा बर्थ राइट है। अब इसके पीछे भी कौन है जी? अकेला प्रेसिडेंट तो है नहीं, वहां पे अमेरिका में एक थिंक टैंक है, एक लॉबी ग्रुप है, लॉबिस्ट होते हैं। ये लॉबिस्ट वहां के जो बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वहां की अमेरिका की पॉलिसी बनवाते हैं। और जो वहां के बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप हैं, उनका एजेंडा है कि किसी भी कोई भी दूसरा देश उनके बिजनेस के राइवल में ना खड़ा हो सके। बिल्कुल सही कहा। अब अमेरिका के सामने अभी बिजनेस के सामने चैलेंज क्या है, ये भी हमको समझने की जरूरत है। जब से अमेरिकन डॉलर ने 74 में अपने को गोल्ड से डिस्कनेक्ट किया था, अभी जो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी हैं उसके पीछे भी एक ये रीजन है कि डॉलर इन्होंने बहुत ह्यूज क्वांटिटी में प्रिंट करके बैठे हुए हैं अमेरिकन गवर्नमेंट। और यदि दूसरे कंट्रीज अमेरिका के साथ में बिजनेस में, ट्रेड में यदि इन्वॉल्व नहीं हुए तो अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत बड़ा ब्रेक लगेगा, बहुत बड़ा शॉक लगेगा और बहुत असफलता की ओर अमेरिका जा सकता है। मतलब ये डॉलर प्रिंट करके चला देते हैं वर्ल्ड में और दूसरे देश उसमें डील करें, ये चाहते हैं कि वो इसमें डॉलर में डील करें। तो एक मेन कारण तो ये डॉलर का है जी। और उनको ये लग रहा है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो इस समय 10 फुल मेंबर हैं और 10 पार्टनर्स मेंबर्स हैं, ये लोग डॉलर को रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं और अपनी लोकल करेंसी में या डिजिटल करेंसी, खुद की कंट्री के डिजिटल करेंसी में बिजनेस करना चाह रहे हैं जी। तो अमेरिका को फ्यूचर का एक बहुत बड़ा थ्रेट दिख रहा है उनके थिंक टैंक को, उनके बिजनेस हाउसेस को। और वो खुले तौर पे उन्होंने कहा भी है, ब्रिक्स में तो इस बात पर चर्चा भी हुई है, रूबल में कर लो, रुपी में कर लो, येन में कर लो, काय में कर लो, वो तैयार है उसके लिए। ठीक, तो अमेरिका उस इनिशिएटिव को शुरू से किल करना चाह रहा है। इस बीच में कई सारे इनिशिएटिव पिछले 1 साल में हुए। एक तो यह हुआ है कि नंबर ऑफ कंट्रीज ने, जो सेंट्रल बैंक है वो उसकी ई करेंसी को जनरेट कर रहे हैं।
तो उसमें एक अंडरस्टैंडिंग ये बन रही है ब्रिक्स कंट्रीज में कि जो आपस में ट्रेड होगा वो डोमेस्टिक डिजिटल करेंसी में वो बिजनेस कर लेंगे और उसका सेटलमेंट करेंगे, और उसके बाद में यदि कहीं कोई जरूरत पड़ी तो बार्टर सिस्टम में चले जाएंगे, जिससे डॉलर पे डिपेंडेंसी उन कंट्रीज की कम होगी। राइट। एक इंटरेस्टिंग और है कि कनाडा भी ब्रिक्स में इंटरेस्ट ले रहा है। उसके जो फूड ग्रेन का, कनाडा का फूड ग्रेन का बहुत बड़ा ट्रेड है, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है वो ब्रिक्स कंट्रीज में लगभग 44% के करीब पॉपुलेशन है, 45% के करीब वर्ल्ड इकोनॉमी है। तो वो नंबर ऑफ कंट्रीज इनके साथ में जुड़ना चाह रही। तो अमेरिका का जो थिंक टैंक है, जो उनके पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सिर्फ वेनेजुएला को ही पनिश नहीं करना चाह रहे, वो इस एक्ट के थ्रू एक मैसेज करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशंस को जो लोग कंप्लाई नहीं करेंगे उन कंट्रीज के इंटरनल एंड डोमेस्टिक अफेयर्स में हम इंटरफियर करके वहां पे सत्ता पलट कर सकते हैं, वहां पे हम कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। और इसमें अगर जोड़ दें कि डॉलर में तो दूसरा बिजनेस हो ही रहा है, लेकिन ऑयल को लेकर क्योंकि वेनेजुएला में सबसे ज्यादा 302 बिलियन बैरल्स का रिजर्व है, मतलब जो सेकंड नंबर पे यूएई है उससे भी कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उसका भी 270 बिलियन बैरल्स है। बिल्कुल। तो वेनेजुएला का जो ऑयल है वो डॉलर में ही उसका ट्रेड हो और उसमें कोई दूसरी करेंसी नहीं हो, क्योंकि इसके पहले लीबिया ने जो है गोल्ड डॉलर चलाया था, है ना। उसके पहले इराक ने अपना जो है वो अलग करेंसी डॉलर को छोड़ के कोशिश करी थी। हाँ, उसने युआन एंड यूरो में किया। हाँ, युआन और यूरो में किया था। और अब जो है ये भी जो है रूबल में करने की कोशिश कर रहा था, या चाइनीज करेंसी में युआन में करने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे और भी बहुत सारे रीजन है राजेंद्र जी। एक तो जो वेनेजुएला में जो ऑयल फील्ड है इसको इनिशियली डेवलप किया अमेरिकन कंपनीज ने और इसकी रिफाइनरी साउथ अमेरिका में बनाई गई थी, वहां पर स्टैब्लिश की गई थी 1974 में किया था करीब। उसके बाद से फिर आज से 20-22 साल पहले वेनेजुएला ने ये सारी जो ऑयल वेल्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया। और इस बीच में पिछले 20 साल में चाइना ने ग्रेजुअली वेनेजुएला में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया। तो जो वेनेजुएला का ऑयल है ये अमेरिका में रिफाइन होना जाना बंद हो गया। तो साउथ अमेरिका के नंबर ऑफ रिफाइनरीज बंद हो गई, उनके बिजनेस को लॉस हुआ। चाइना ने करीब 106 बिलियन डॉलर के करीब वेनेजुएला में लोन एंड इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं BRI के थ्रू। वहां जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें चाइना ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया वेनेजुएला में, और रिटर्न में वेनेजुएला अपना ऑयल चाइना को दे रहा था। तो चाइना में वेनेजुएला का ऑयल वेनेजुएला जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था वो चाइना में ही कर रहा था, और चाइना में उसके बहुत सारा वहां पर अदर इन्वेस्टमेंट भी है और वहां पे उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। वेनेजुएला के थ्रू वहां पर इस समय 3-4 लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट है, कोलंबिया में है, ब्राजील में है, मैक्सिको में है। ये सारे के सारे अमेरिका के, क्यूबा है, ये सारे के सारे अमेरिका के अगेंस्ट ये कंट्रीज अपना स्टेप्स लेना शुरू कर रही थी, स्टेटमेंट दे रही थी। तो अमेरिका का थिंक टैंक इस स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। और एक उन्होंने 1823 में अमेरिका में देन प्रेसिडेंट थे एक जेम्स मुनरो करके, वो एक मुनरो डॉक्ट्रिन लेकर आए थे और उसमें उन्होंने कहा था कि जो अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट में, जो उस समय वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते थे इसे, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को मिला के ये पूरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता था। तो उसमें मुनरो जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उनकी डॉक्ट्रिन ये थी कि यूरोप इस वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इंटरफेयर नहीं करेगा और हम यूरोप के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यूरोप ने भी एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यूरोप डाइवर्ट हो गया था तब तक एशिया एंड अफ्रीका में नंबर ऑफ कॉलोनीज उसने बना ली थी, तो उसने वेस्टर्न हेमिस्फीयर छोड़ दिया था और स्पेन पुर्तगाल का मेन कॉलोनीज थी और वो उनको वहां से उन्होंने छोड़ 1820 से 23 के बीच में 7 से ज्यादा देश इन कॉलोनी से फ्री भी हो गए थे। तो अभी अमेरिका ने मुनरो डॉक्ट्रिन को कहीं से
झाड़ पोंछ के निकाला था कि साहब हम मुनरो डॉक्ट्रिन को फॉलो कर रहे हैं और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में किसी कंट्री का इन्फ्लुएंस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो किसी कंट्री का इन्फ्लुएंस है मतलब चाइना का इन्फ्लुएंस था एंड रशिया का था। चाइना एंड रशिया थे कि जो पर्टिकुलरली साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में के नंबर ऑफ कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहे थे जी। तो अमेरिका ने एक झटके से इन सारे इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए भी एक स्टेप लिया। जो आप डॉलर की बात करते हैं वो उसके पीछे एक एजेंडा है जी। जो ब्रिक्स कंट्रीज में एक यूनिटी बढ़ रही थी, एक उनका जो ट्रेडिंग का इंट्रैक्शन बढ़ रहा था, तो वो भी उसको रोकना चाह रहा था। वो अमेरिका में लोकल जो अपने उनके सिटीजन हैं, जो उनके पब्लिक है, उसके सामने एक अपना स्ट्रांग फेस बताना चाह रहा था कि हम बहुत स्ट्रांग प्रेसिडेंट हैं और हम अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में सबसे आगे रहेंगे जी। उसका कहीं ना कहीं एजेंडा डोनाल्ड ट्रंप का ये भी है कि वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके थर्ड टर्म उसे मिल जाए और नहीं हो तो उसका लड़का प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेट हो जाए। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा रीजन है उसका। तो ये बहुत सारे कारण एक साथ मिल चुके हैं जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने यह स्टेप उठाया। मैं यहाँ पर आपके दर्शकों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा जी कि वेनेजुएला के जिस प्रेसिडेंट का किडनैप किया अमेरिका, हाँ, मैं वो इसी पे आ रहा था, निकोलस मुडरो। हाँ, जो ये मुडरो जो है और ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मुडरो के खिलाफ थे तो सड़कों पे जश्न भी बनाया। हाँ, ये सब चीजें आई उसमें। देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ही बता रहा था कि वो सत्साई बाबा का भक्त है। हाँ, वो और उसकी वाइफ 2005 में मुडरो बैंगलोर आए थे पुट्टपर्थी। हाँ, और साईं बाबा के पास में उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। हाँ, और यदि आप देखेंगे मुडरो की फोटो, पुरानी फोटो कहीं मिलेगी आपको जी। तो राइट हैंड में वो कलावा पहनता है। अच्छा, राइट। वो है वैसे सोशलिस्ट लेफ्टिस्ट है। हाँ, कम्युनिस्ट तो नहीं है पर लेफ्टिस्ट विचारधारा का है। लेकिन जो आपने कहा कि बहुत सारे लोगों ने उसको लेके सेलिब्रेट भी किया। हाँ, तो ये बात सही है कि वेनेजुएला में ये सभी कंट्रीज के लिए एक टेक अवे भी है। जो वेनेजुएला की घटना हुई है, ये सब देश के लिए एक सबक भी है। नंबर 1, उन्हें गुड गवर्नेंस करना पड़ेगा। वेनेजुएला में एज एनालिस्ट यदि मैं देखूं तो गुड गवर्नेंस नहीं थी जी। एट्रोसिटीज थी, ठीक है, रूलिंग पार्टी की, रूलिंग गवर्नमेंट की जी। हर इलेक्शन में कंप्लेंट हो रही थी, वायलेंस हो रहा था। 3 करोड़ पॉपुलेशन है, उसमें 20% के करीब पब्लिक वेनेजुएला छोड़कर बाहर भाग चुकी थी जी। तो गुड गवर्नेंस हर गवर्नमेंट को करनी पड़ी। और विपक्ष लगातार कंप्लेंट कर रहा था अमेरिका, विपक्ष अमेरिका से मिला हुआ था। यानी हमको ये भी सावधान रहने की जरूरत है कि इवन जो वेनेजुएला के, अब ये बात आ रही है पिछले 2 दिन में कि उनके जो रूलिंग लोग हैं, उसमें से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग अमेरिका के पेरोल में आ गए थे। जो सिर्फ क्यूबा के जो सैनिक थे प्रेसिडेंट पैलेस में, उन्होंने रजिस्ट किया। आज क्यूबा ने एक लिस्ट जारी की है कि करीब 35 के करीब क्यूबा के सैनिक मारे गए। वेनेजुएला के कोई लोग मारे नहीं गए। ये कहा जा रहा है कि वेनेजुएला के जो सीनियर जनरल थे वो अमेरिका के साथ में मिल गए थे और वो अमेरिका को सारे डिटेल जानकारी दे रहे थे। और इसी वजह से कहा गया है कि बहुत सारे जो सैनिक मरे हैं, उनके गार्ड जो उनके पैलेस में मुडरो के, तो वो वहां के नहीं थे, वो बाहर के थे, हायर किए हुए थे, या जो दूसरी कंट्री के थे, जैसे क्यूबा के या दूसरे। जो कि एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वेनेजुएला में ये स्थिति कितने सालों से बन रही थी और कुछ लोग इतने जो डिसग्रंटल थे, बिल्कुल नाराज थे। लेकिन क्या सर ये माना जाए कि लॉ एंड ऑर्डर या एट्रोसिटी या डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी वहां पे, या एक ही रीजन हो सकता है? और दूसरा वो रीजन बोल रहे हैं कि ड्रग्स जो है वो वहां से वेनेजुएला से, उसका एक रूट था कोलंबिया और इस वेनेजुएला और मैक्सिको। ये जो रीजन, अमेरिका ये सब फर्जी बात कर रहा है। हाँ, वेनेजुएला का कोई बॉर्डर अमेरिका से नहीं टकरा था जी, और कहीं से लेके कहीं तक ये नहीं पाया गया कि मुडरो कोई कार्टेल चला रहा था जी, या वेनेजुएला से ड्रग्स जा रहा था जी। अमेरिका में खुद करप्शन है, वहां के बॉर्डर में ड्रग्स पास होते हैं, वहां से शिप से जाते हैं ड्रग्स। उनकी गवर्नमेंट की फेल्यूर है, उनके सिस्टम की फेल्यूर है जो अमेरिका में ड्रग्स जा रहे हैं।
साउथ अमेरिका की और कुछ कंट्रीज हैं जहां पे ड्रग्स का कुछ बिजनेस है, ड्रग्स का प्रोडक्शन है, ड्रग्स का ट्रेडिंग है, लेकिन कम से कम वेनेजुएला में नहीं था। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि वेनेजुएला में गुड गवर्नेंस नहीं थी। ये कहा जाता है कि अमेरिका से एक लाख डॉलर की हर साल डिमांड है कि आप ड्रग्स के वहां पे जो है बढ़ रहे हैं, मतलब ड्रग्स के कंजम्पशन बन रहा है। अब सर उस पे आते हैं कि जो अब वेनेजुएला को तो ठीक है, वो आप वहां के प्रेसिडेंट को उठा लाए, यूएस में लाके उन्होंने पटक दिया, डब्बा अंदर बंद कर दी। अब जो ट्रंप ने जो धमकी दी है, मैक्सिको को दी है और कोलंबिया को तो बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो है 3 फैक्ट्रीज चल रही हैं जिसमें कि आप जो है ड्रग्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। मैक्सिको कहा है कि आपका तो रूट है जहां से लीकेजेस हैं और हमें जो है किया जाता है। क्यूबा को भी कहा है। 3 देशों को साफ साफ तौर पे धमकी दी गई है कि अब आप समझ जाए आपका नंबर आ सकता है। अमेरिका का थिंक टैंक कुछ भी करा सकता है, क्योंकि क्यूबा उनके लिए बहुत समय से नासूर है जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से क्यूबा उनके लिए प्रॉब्लम रहा है जी। तो क्यूबा में कर सकते हैं। कोलंबिया का आपने ठीक नाम लिया है जी। मैक्सिको भी थ्रेट में है जी। इवन थ्रेट में कनाडा भी है जी। उस डोनाल्ड ट्रंप कनाडा को भी टाइम टू टाइम थ्रेट करते हैं। ग्रीनलैंड भी है ग्रीनलैंड को वो रेयर अर्थ मिनरल में कभी भी छीन सकते हैं। मैक्सिको है, ब्राजील है, राइट। और सबसे ज्यादा जो लिथियम ट्रायंगल है जिसमें अर्जेंटीना, चिले ये आते हैं, ये लिथियम ट्रायंगल एक है और वेनेजुएला में गोल्ड भी है ना, प्रीशियस मेटल्स भी है, रेयर अर्थ मेटल्स भी है और ऑयल है। तो ऑयल तो दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है उसमें। ये कहते हैं कि वहां का ऑयल ठीक है, इसलिए अमेरिकन कंपनीज उसको निकाल सकती है, प्रोसेस कर सकती है। ऑक्टेन नंबर ज्यादा है। हाँ, तो वो ऑक्टेन नंबर ज्यादा जो डीजल व्हीकल में यूज होते हैं वो हाई ऑक्टेन नंबर में होते हैं जी। और तो अमेरिका का जो पेट्रोलियम है वो लो ऑक्टेन नंबर के है। तो वेनेजुएला के डीजल ऑयल की ज्यादा डिमांड है मार्केट में जी। तो अमेरिका की सारी कंपनीज चल पाएंगी। अमेरिका में जो पेट्रोलियम कंपनीज लॉबी है बहुत पावरफुल है जी। उसी ने इराक वार कराया था, अमेरिका के 15,000 से ज्यादा सैनिक मरवा दिए जी। तो लेकिन अमेरिका अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने यहाँ के सिटीजन को भी नहीं छोड़ता है। अमेरिका दुनिया में बात करता रहता है खुद भी वेलफेयर स्टेट नहीं है, खुद ही वेलफेयर स्टेट नहीं है राइट। अमेरिका में जितनी उनकी इकोनॉमी है, जो उनके एसेट्स हैं, वो सिर्फ 10% पॉपुलेशन के कंट्रोल में है जी। रिच धनी लोगों का देश है, वहां पे बहुत बड़ी संख्या में गरीबी है, वहां पे हेल्थ सिक्योरिटी नहीं है आम आदमी की जी। एजुकेशन के संबंध में कोई गारंटी नहीं है, वेलफेयर स्कीम्स कोई नहीं है। अमेरिका से ज्यादा वेलफेयर स्कीम्स तो भारत जैसे देश में चल रही है जी, जो कि वहां से 1/7 इकोनॉमी है जी। आज अमेरिका की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन के करीब हो रही है, लेकिन कर्जा भी बहुत है उसके ऊपर, लेकिन वेलफेयर स्टेट नहीं है राइट। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बहुत बना दिया है क्योंकि उनको बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था जी। उनको इसलिए उन्होंने अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट करने में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। पर अमेरिका के गरीब लोग वहां पर चाहे रेड इंडियंस रहे हो, अमेरिका के जो ओरिजिनल सिटीजन है, ये तो जो या ब्लैक रहे हो, जो जितने माइग्रेंट्स हैं राइट, उनके लिए अमेरिका में कोई पॉलिसी नहीं है। ब्लैक्स को अभी 67 में जाके वोटिंग राइट्स मिला है जी। रेड इंडियंस को वो मार के पी गए हैं, खत्म ही हो गया, खत्म कर दिया उन्होंने, उनको मार्जिनलाइज कर दिया है। सारे के सारे यूरोप से गोरे आके वहां पे बसे हुए हैं और जो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं वो यूरोप का ही एक्सटेंशन है और अमेरिकन किसी भी सूरत में नहीं है। 100 साल 200 साल 300 साल में आए हैं। अमेरिका की हिस्ट्री इतनी साल की है, 1492 में तो कोलंबस सबसे पहले कदम रखा था जी। तो वो अमेरिका एक ढोंग करता है और सारे दूसरे देशों के वो एक्सप्लॉइट करता है। आज उसके लिए जो थ्रेट है वो चाइना बन रहा है जी। तो इसलिए वो चाइना के इंटरेस्ट को जी बिल्कुल, क्योंकि चाइना लेता था वेनेजुएला से ऑयल, तो चाइना एक बड़ा थ्रेट बन रहा था और उसके रिसोर्सेज उसने इंटैक्ट रखे हैं। वो यहां से ऑयल लेके अपनी पूर्ति करता था। सर इसमें एक बहुत अहम जानकारी भी आई है, जब वेनेजुएला में अटैक हुआ तो उसकी जो B2M2 जो मिसाइल सिस्टम था वो फेल हो गया, पूरे जैम हो गए, उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो जैम हो गया। तो ये पता चला कि वेनेजुएला में जितना भी इंटरनेट है, सर्वर है, वो यूएस बेस्ड था। तो इस वजह से जो है माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या जो भी यूज करते हैं वो, अमेरिकन एयरफोर्स ने जो है पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उसका कोलैप्स कर दिया पहले तो ये एक दूसरे देशों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि
क्या क्योंकि जैसे चाइना में हम देखते हैं कि चाइना कोई भी अमेरिकन ऐप्स यूज नहीं करता है, उसके सिटीजन्स की एक आदमी की भी जानकारी बाहर नहीं जाती है। लेकिन दूसरी कंट्रीज जो कि अमेरिकन ऐप्स यूज कर रहे हैं, वहां का सर्वर यूज कर रहे हैं, उनके बारे में अमेरिका के एक एक चप्पे चप्पे की अमेरिका को खबर है, वहां के पॉलिटिशियंस की, वहां के लीडर्स की। तो वेनेजुएला में उसकी लोकेशन डिटेक्ट करके कैसे उसको वहां पर जो है वहां से उठाया गया निकोलस को, और किस तरह से वो लेके गए, उसको लेकर भी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी है कि क्या अमेरिकन ऐप्स जो हैं या सर्वर हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम जैम कर देते हैं, और इस वजह से कि जो है रशियन जो मिसाइल्स है वो भी नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजन जी। जो अमेरिका कर रहा है जी, जो अमेरिका करने वाला है, उसको रोकने के लिए दुनिया में कोई भी सिस्टम नहीं है जी, ना यूएनओ अमेरिका को रोक सकता है, जी, ना किसी कंट्री के कंडेम कर देने से और विरोध दिखाने से अमेरिका ना तो सुधरेगा ना रुकेगा। जी, हर देश को इस घटना का टेक अवे जो हर देश को सीखना और समझने की जरूरत है, जी, वो हमको भी सीखने और समझने की जरूरत है। जी, और हमको अमेरिका पे डिपेंडेंट होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जी, किसी भी देश को नहीं है अमेरिका में, सबको अपना सेल्फ रिलायंस होने की जरूरत है। जी, उसमें आज की तारीख में चूंकि आईटी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट हो चुका है डे टू डे लाइफ में एंड सिस्टम में, डिफेंस में, इकोनॉमी में, आपके कम्युनिकेशन में, तो हर देश को, भारत जैसे देश को अपना सर्वर इमीडिएटली एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। अमेरिकन ऐप से हमको डाइवर्ट होने की जरूरत है। अमेरिकन ऐप हम यूज करेंगे तो सारे डेटा हमारे उनके पास में चले जाएंगे। और जो ऐसा आपने उदाहरण बताया, जो मिसाइल सिस्टम वेनेजुएला का फेल हुआ, वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था इंटरनेट के थ्रू। तो वो चाइना एक हमारे सामने एग्जांपल है, जो चाइना ने अपने खुद के सर्वर बनाए हुए हैं, खुद के ऐप हैं, और किसी अमेरिकन ऐप को अलाउ नहीं करता। ना वो सोशल वेलफेयर, सोशल साइट्स जितनी है अमेरिका की, कोई भी चाइना में नहीं चलती, तो जिसके कारण वो चाइना में पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। आज भारत जैसे देश को, जहां पर हम अपने पांव में खड़े हो रहे हैं और तेजी से हम आगे विकास के रास्ते में जा रहे हैं, और स्वदेशी अपन ने लॉन्च किया है सब जगह, तो हमको इसको देखने की, करने की जरूरत है। बिल्कुल। और हर देश के लिए ये भी समझने की जरूरत है कि गुड गवर्नेंस उनके देश में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, अमेरिका ने साउथ एशिया में जो 4 देश में डिस्टर्बेंस किया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड पाकिस्तान, भारत में नहीं कर पाया। इन चारों देशों में या वेनेजुएला में जो प्रॉब्लम है वो है गुड गवर्नेंस की। बिल्कुल, वो गुड गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके कारण उनको वहां पे अमेरिका का टेम्पलेट सक्सेसफुल रहा, पर भारत में फेल हो गया। एक मुझे बात और समझ में आती है कि जो धुरंधर फिल्म के में डायलॉग एक कैरेक्टर द्वारा कहा गया है कि भारत का नंबर 1 दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, पाकिस्तान तो दुश्मन नंबर 2 है। तो ऐसे हर देश में कुछ लोग होते हैं जो अपने देश के दुश्मन होते हैं। बिल्कुल। हमको अपने यहाँ के जो दुश्मनों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत है और उनको चिन्हित करके उनको साइडलाइन या उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल, कि वो काला सफेद बिल्कुल सामने आए, तभी देश अमेरिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रह सकते हैं। और जो एक और इम्पोर्टेंट है वो है कि हमको अपना न्यूक्लियर आर्सेनल, मैं उसी पे आ रहा था। नॉर्थ कोरिया ने जो है, किंग जोंग ने जो है, तो ये तो साफ तौर पे कह दिया है कि चूंकि हमारे पास न्यूक्लियर आर्सेनल है, हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाले हैं, अमेरिका की हिम्मत नहीं कि हमारे देश में घुस जाए। तो क्या इसको नहीं लगता है कि इससे जो है परमाणु हथियारों को लेने के लिए पूरे दुनिया में दौड़ मचेगी, न्यूक्लियर आर्सेनल बनाने के लिए दौड़ मचेगी? बिल्कुल मचेगी। आज वैसे एग्जांपल ये रूस यूक्रेन का भी है। यदि यूक्रेन के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल होता तो रूस नहीं घुस पाता। बिल्कुल। वेनेजुएला के पास में न्यूक्लियर आर्सेनल होता तो अमेरिका नहीं घुस पाता। तो इसलिए ईरान पे नहीं कर रहा है कि ईरान के उसको पता नहीं है कि उसके पास अमेरिका ने बहुत खराब एग्जाम्पल सेट कर दिया है दुनिया के सामने। और लोग चोरी छिपे अपने यहाँ पे न्यूक्लियर आर्सेनल एंड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स पे जाएंगे। एक आर्म रेस बढ़ा दी है, और जो ओवरऑल ग्लोबल ऑर्डर था वो सारा का सारा एक्सपोज होके अब खत्म हो गया। चाइना वैसे ही 1000 वॉरहेड्स की कोशिश कर रहा है बनाने की। इंडिया के पास जितने हैं, हम लोग, हमारी कोई बहुत ज्यादा नीति नहीं है कि वॉरहेड्स बनाना है, लेकिन मजबूरन इंडिया को भी जो है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो एजेंडा है कि हमको अपना इकोनॉमिक ग्रोथ करना है। बिल्कुल। लेकिन
अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देश, चीन जैसे देश हमें मजबूर कर रहे हैं जी कि हम अपने को डिफेंस में, आर्म्स एम्यूनिशंस में, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जी अपने को स्ट्रांग बना के रखें। जी क्योंकि यदि देश बचेगा तभी तो हम ग्रोथ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ये सारे लोग, तभी वो सैंक्शंस नहीं लगा पाएगा, हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग रहेंगे, हमारे ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगा। अमेरिका का बहुत क्लियर कट टेम्पलेट भारत में दिखाई दे रहा है जी। जिस तरीके से उसने पाकिस्तान और बांग्लादेश को प्रमोट कर रहा है अमेरिका, हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भारत में अपना डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहा है। बिल्कुल। और टाइम टू टाइम खबर आती है कि अमेरिका के बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन एजेंसीज भारत में उन लोगों को फाइनेंस फंडिंग करते हैं जो देश में असंतोष फैलाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमको सावधान सोरो ये तो एक्सपोज हो गए हैं और ऐसी बहुत सारी जो है फंडिंग कंपनीज जो है एक्सपोज हो गई है। लेकिन सर अब इसका पूरा रहने की जरूरत है। हाँ, अब इसका पूरा क्या निचोड़ क्या है ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो है, जियो पॉलिटिक्स में जो है, जिस तरह से अब ये अमेरिका ने किया है, बाकियों को धमकी दे रहा खुलेआम, तो अब इसका क्या भविष्य देखते हैं? मतलब आगे क्या देखते हैं कि क्या ये दूसरे एस्केलेट होगा दूसरी कंट्रीज में, या यूएस इस पे इसी मैंने जो शुरू में कहा था जी कि ये सारी स्टोरीज पूरी जो आगे जाएगी या आगे क्या शेप लेगी, ये नवंबर 26 में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन के बाद में समझ में आएगा। नवंबर तक तो डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इसी टेम्पलेट में चलेंगे जी, और इसी तरीके से दूसरे देशों में हस्तक्षेप करने की संभावना लग रही है जी। वो ईरान में करना चाह रहे हैं और वो सोमालिया में करना चाह रहे हैं, और तो नंबर ऑफ कंट्रीज में अभी नवंबर तक डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे के, थ्रेट करके अपने अम्ब्रेला में लाना चाह रहा है। जो कोई भी अमेरिका के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, जो उसके डिक्टेट को नहीं मानेगा, वो वहां पर दुनिया भर की समस्याएं खड़ी करेगा। जब जो ट्रेड में सैंक्शन करते हैं तो क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उस देश के नागरिक परेशान हो। जब नागरिक परेशान हो तो वो फिर जो शासन है उसके विरुद्ध आंदोलन होगा। जैसे भारत के विरुद्ध में उन्होंने टैरिफ लगाया। भारत का जो अमेरिका की टोटल इकोनॉमी देखा जाए तो उसके तुलना में अमेरिका का लगाया गया टैरिफ पीनट है जी, लेकिन वो भारत में डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहा है, इसलिए उसने टैरिफ बढ़ाया जी। ओके जी। वो चाहता है, अमेरिका चाहता है कि भारत अमेरिका का पिट्ठू बन जाए, ब्रिक्स से बाहर आ जाए, एससीओ से बाहर आ जाए, और जो अमेरिका कहे वो भारत माने, अमेरिका का पेट्रोलियम खरीदे, अमेरिका के डॉलर फूड ग्रेन को भारत में जो डेयरी प्रोडक्ट है उसको खरीद, उसको भारत के मार्केट एक्सपोज ओपन हो, ये अमेरिका चाह रहा है ना। इसलिए वो अमेरिका भारत में परेशानी कर रहा है। उसको मालूम है बहुत बड़ा मार्केट है, और भारत जो है एक इम्पोर्टेंट रीजन है पूरा, जो कि बहुत सारी अभी तक जो इसके पहले जो अमेरिका के राष्ट्रपति या जो उनके थिंक टैंक करता था वो बड़ा पेशेंस से या धीरे धीरे करता था। डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी में, तो खुले तौर पे एकदम ठीक। वो जब से लास्ट ईयर जब 20 जनवरी को, अब उसका एक साल, अब इस साल जनवरी में होगा, जब से बना हुआ है, वो दुनिया में चाहता है कि एकदम से पूरी दुनिया उसके अम्ब्रेला में आ जाए और उसके फैमिली का बिजनेस पूरी दुनिया में फैल जाए। लेकिन अब बहुत सारे तो बिल्कुल खुल के जो है वो, जैसे फ्रांस ने भी अमेरिका से के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है, क्रिटिसाइज किया। बयान देना बात अलग है, लेकिन अमेरिका के सामने कोई, रशिया चाइना तो खुल के बोले ही है। राजन जी देखिए, अपन यदि एज एनालिस्ट बात करें, अमेरिका अभी भी आज की तारीख में भी बहुत स्ट्रांग। अमेरिका अगले 50 साल की फ्यूचर की पॉलिटिक्स को देखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए इनिशिएटिव ले रहा है, आज के लिए नहीं ले रहा। बिल्कुल। और दुनिया का भी कोई देश अमेरिका के सामने अभी खड़े होने की स्थिति में नहीं जी। यूरोप तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूरोप का जो पूरा सिक्योरिटी कवर है वो अमेरिका ही प्रोवाइड करता है। तो यूरोप कुछ भी बोलता रहे, जो इंग्लैंड इतना बड़ा डेमोक्रेसी का और ह्यूमन राइट का वो बनता है, वो कुछ नहीं बोल पाया, चुप है, साइलेंट है। पूरा यूरोप चुप है जी। यूरोपियन यूनियन पूरा ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, लेकिन वेनेजुएला पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिवाय चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा या ब्राजील एंड मैक्सिको जो अमेरिका के अगेंस्ट है, उनके अलावा सारे देश को सन्नाटा मारा हुआ है। बिल्कुल। ओके। और अब तो उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है वो जानते हैं कि मैं खुश नहीं हूं, इसलिए उन्होंने रशिया से ऑयल जो लेना कम कर दिया है। शुरू से ही मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का इन्फ्लुएंस भारत में बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल।
ओके, इसलिए वो पाकिस्तान को इतना प्रमोट कर रहा है, इसलिए वो उसको मालूम है कि भारत की ईगो हर्ट होती है यदि पाकिस्तान को वो ज्यादा बढ़ावा दे जी, तो वो उसका भारत को पिंच कर रहा है वो। हाँ। तो ये और उसकी पूरी स्ट्रेटेजी में ना तो यूएन कुछ बोल पा रहा है, ना WTO ने कुछ कहा है। वो तो यूएनओ को कहता मैं पैसा देना बंद कर दूंगा। हाँ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वो उन्हीं के खाने पे चल रहा है तो उनको कंडेम करता रहता है। वो WTO को नहीं मान रहा है, वो किसी वर्ल्ड ऑर्डर को तो अब डोनाल्ड ट्रंप मान ही नहीं रहा ना। ये अमेरिका इम्पेशेंट है। अमेरिका बहुत हड़बड़ी में है, उसको अपना फ्यूचर में समझ में आ रहा है कि उसके जो 80 साल का सुपरमेसी थी, हाँ। उसको चैलेंज आ गया। पर ऐसा लगता है कि ट्रंप को उसी के देश में अब नापसंद किया जाने लगा है और बहुत सारे लोग जो है उनकी नीति से थोड़े से नाराज भी हुए हैं। ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका जो परिणाम है वो तो तभी आएगा जब जी जी। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने देखा कि वेनेजुएला के बाद जो है वो लीबिया या कोलंबिया जिस तरह के देशों या मैक्सिको, उनको जिस तरह से धमकी दी जा रही है और अमेरिका जिस तरह से एक तरह से सिरमौर बना हुआ है, एक तरह से जिसे कहना चाहिए ना कि बुलिंग, तो वो बुली कर रहा है और पूरा विश्व देख रहा है किस तरह के हालात बनेंगे, पेट्रो डॉलर की क्या स्थिति है। उसके अलावा जो है वो डॉलर और रूबल या दूसरी करेंसीज को लेकर अमेरिका कितना अपना हित देखना चाहता है। और साथ ही ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ होते हुए भी अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि रूस, चाइना, इंडिया, ये सब एक तरह से जितने भी कंट्रीज हैं जिनको कि अमेरिका ने इनडायरेक्टली रूप से भी धमकाने की कोशिश की है, तो उसकी जियोपॉलिटिक्स क्या करवट लेती है, आगे क्या होता है। इस मुद्दे पर आपके अगर कोई सवाल हो तो हमें जरूर लिख भेजिए। आप कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ इस बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर भी लिख के भेजिए। आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एपिसोड हम उसी विषय पर बनाएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।